हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स के ईयर 2001 और 2002 में आए थे। दोस्तों आज हमें काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ने हैं, हमें चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है और कई सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल है हमारे इलेक्शन कमीशन पे। यहाँ पर आपको कुछ लाइनें दी हुई हैं, आपको पता करना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर enjoy इक्वल पावर बट रिसीव अनइक्वल सैलरी। सही है क्या? देखिए उनकी पावर इक्वल होती है मगर उनकी सैलरी भी इक्वल होती है। देखिए यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर एंड रिसीव इक्वल सैलरी अलाउंसेज एंड अदर प्रीक्विजिट विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जितनी सैलरी मिलती है उनको उतनी ही सैलरी हमारे इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है। तो मैंने पहला स्टेटमेंट काट दिया। जब मैंने पहला काटा तो कौन कौन कट गया? ए कट गया और सी कट गया। मैंने जैसे ही दो काटा तो मेरे सवाल के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। मतलब कि अब मेरा सवाल या तो गलत होगा या सही होगा, आधा आधा प्रोबेबिलिटी बन गई। अगला देखते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एज इज प्रोविजन प्रोवाइडेड टू जज सुप्रीम कोर्ट। सही है क्या? जी हाँ सही है। अभी मैंने आपको बताया कि जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको उतनी सैलरी मिलती है। तो मैं दूसरा सही है। सेकंड मेरा सही हो गया, सेकंड यहाँ भी है, सेकंड यहाँ भी है, वैसे भी सही होना था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सही क्या दोस्तों? जी हाँ सही है। किस ग्राउंड पे होता है? उसको ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर ही उसको रिमूव किया जा सकता है। किनके द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट। तो मेरा तीसरा सही है। जब मैंने थर्ड सही कर लिया, मुझे सेकंड सही है पता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं आंसर आराम से बी मारूंगा और चलता बनूंगा। मैं ऑप्शन 4 को चेक भी नहीं करूंगा अगर मेरे पास समय की कमी है। मगर दोस्तों प्रीलिम्स में आपके पास समय की कमी नहीं होगी। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ करके कंफर्म कर लीजिए कि आखिर ये सही है या गलत। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन इज 5 ईयर। 5 ईयर है क्या? 5 नहीं है भाई, 6 ईयर है। 6 साल का टर्म होता है। फ्रॉम द डेट ही एज्यूम्स हिज ऑफिस और टिल द डे ही अटेन्स इज एज ऑफ 62 ईयर। 62 साल नहीं होता, 65 साल होता है। तो इस स्टेटमेंट में उन्होंने दो गलतियां की। यहाँ 6 की जगह 5 कहा और 65 की जगह 62 साल कहा। तो मैंने 4 काट के कंफर्म कर लिया कि हाँ मेरा आंसर बी जो है वो सही है। 2 and 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों अब आपको बताना है एक सवाल कि इलेक्शन कमिश्नर इसका अपॉइंटमेंट हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है। इलेक्शन कमीशन जो है एक संवैधानिक बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका जो अपॉइंटमेंट होगा किस आर्टिकल के अंदर ही होगा। आपको उस आर्टिकल का नंबर बताना है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल सर्च कीजिए दोस्तों, आपको वो आर्टिकल याद हो जाएगा। अगला सवाल, हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स आर देयर। कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं? आप ये दोनों सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे एक बात और बताइए कि पार्लियामेंट में जब इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जब रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो वो रेजोल्यूशन किस मेजोरिटी से पास होता है? सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी? किस तरह की मेजोरिटी होती है आपको ये भी बताना है। Which one of the following articles of the DPSP Directory Principles of State Policy deals with the promotion of international peace and security? कौन सा? 51, 48 का ए, 43 का ए या 41? तो देखिए हमारे संविधान का जो आर्टिकल 51 है वो ये कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ मेरा ए, 51। यही आर्टिकल कहता है इसको बढ़ाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा ये आर्टिकल ये भी कहता है कि द स्टेट शुड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विथ अनदर। ये भी कहता है कि स्टेट को इनकरेज करना चाहिए फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो आंसर है ए। अगला सवाल देखते हैं। In the Indian Constitution, the right to equality is granted by 5 articles. 5 आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से? They are आर्टिकल 16 to 20, 15 से 19, 14 से 18, 13 से 17। कौन से आर्टिकल हैं जो आपको राइट टू इक्वालिटी देते हैं? तो देखिए आर्टिकल 14 से 18 ये जो है आपको राइट टू इक्वालिटी देता है। ये टेबल मैंने लिया है लक्ष्मीकांत की किताब से। कौन कौन से आर्टिकल हैं? 14, 15, 16, 17, 18, यही 5 आर्टिकल हैं। जो आर्टिकल 14 होता है वो कहता है आपको राइट
राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 आपको देता है राइट टू प्रोहिबिशन ऑन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यहाँ पे ओनली भी होना चाहिए, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को अबॉलिश कर दिया गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 17 के अंतर्गत। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारे संविधान में अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर कुछ सवाल आए कि दिस अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड बाय आर्टिकल 1 2 3 4 A B C और D दे देना नन ऑफ द अबव, तब क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि इसको अनटचेबिलिटी को हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। क्यों? ताकि टैलेंट को प्रमोट किया जा सके। उसके जैसे ही 18 के बाद आता है आर्टिकल 19 से 22, फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है 23 और 24। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है 25 से 28 तक, 25, 26, 27, 28। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, हम इन सब आर्टिकल को डिस्कस करते जाएंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा, जिस तरह से अभी आपको आर्टिकल 14 से 18 याद हुआ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अच्छा, इस सवाल का आंसर क्या था? इस सवाल का आंसर है सी, 14 से 18। ये बताता है आपको राइट टू इक्वालिटी देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स was described by Dr. Bhimrao Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? Right to freedom of religion, right to property, right to equality, right to constitutional remedies। तो दोस्तों आर्टिकल 32 को हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको द वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट, इस ऐसा कहा था इसके बारे में। ये जो आर्टिकल 32 है आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देता है। इसका आंसर है डी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आर्टिकल 32 एक बेसिक फीचर है हमारे संविधान का, डैट कैन नॉट बी एब्रिज्ड और टेकन अवे इवन बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अमेंड करके भी आप इसको, इस राइट को आप नहीं ले सकते। इस राइट के अंतर्गत आपको आर्टिकल 32 के अंतर्गत अगर आपकी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में मूव करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाके डायरेक्टली अपील दायर कर सकते हैं। इसी आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट। कौन कौन से रिट? हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड द स्टैट्यूटरी। ये जो सारे रिट हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत जारी कर सकता है। Which article of the Constitution provides that it shall be endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue, मातृभाषा में, at the primary stage of education? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 349, 50, 50 का ए, 351। कौन सा आर्टिकल? आंसर है दोस्तों 350 का ए। इस आर्टिकल के अंतर्गत, इस आर्टिकल को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इंसर्ट किया गया था। कब? 1956 में। इस आर्टिकल के अंतर्गत स्टेट को, एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। दोस्तों माइनॉरिटी कितने तरह की होती है मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बता दिया है। माइनॉरिटी 2 तरह की होती है हमारे संविधान के अनुसार। कौन कौन सी? धर्म के आधार पर, और दूसरी माइनॉरिटी होती है लैंग्वेज, भाषा के आधार पर। पहली है रिलीजियस माइनॉरिटी, दूसरी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये जो प्रोविजन है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के लिए है। देखिए हमारा जो आर्टिकल, हमारा जो पार्ट 17 है ये है 10 और ये है 7, 17। पार्ट 17 जो है वो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज से बिलोंग करता है, इसको बताता है। आर्टिकल 343 ये बताता है कि जो यूनियन है भारत संघ, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा। वैसे ही कई सारे आर्टिकल हैं और इसका देखिए नीचे आइए, यहाँ पर है आर्टिकल 350 का ए। ये कहता है आपको फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए आर्टिकल 50 ये कहता है फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग प्राइमरी स्टेज इट शैल बी द एंडीवर ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग। और आगे आर्टिकल 350 बी के अंतर्गत स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसका अपॉइंटमेंट किया गया है। इस तरह से इसको संविधान के द्वारा बनाया गया है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इसका अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी।
उनका ड्यूटी क्या होगा? इस ऑफिसर का ड्यूटी होगा टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा इसको खुद भी करने के बाद ये एक रिपोर्ट देगा हमारे राष्ट्रपति को। ये जो रिपोर्ट होगा राष्ट्रपति हमारे जो है वो उससे लेकर के वो हमारे पार्लियामेंट के प्रत्येक हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों सभाओं में वो प्रस्तुत करेंगे और राज्य के जो सरकारें हैं उनके पास भी ये भेजी जाएंगी। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कौन कौन सी ड्यूटी इनके परफॉर्म नहीं की जाती है? टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI, ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द CFI कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों जो फंड हैं उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको ऑडिट करता है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ, ये भी सही है। हमारे जो PSUs हैं उनका जो अकाउंट होता है उसको भी ऑडिट करते हैं। टू कंट्रोल द रिसिप्ट, ये नहीं करते, वो रिसिप्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो केवल ऑडिट कर सकते हैं। एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी, पब्लिक मनी का जो रिसिप्ट होता है उसको इशू किया जाता है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, इनके पास ये पावर नहीं है। तो मैंने डी काट दिया, मतलब कि डी जो है वो परफॉर्म नहीं किया जाता हमारे CAG के अनुसार। तो मेरा आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ डी। आपको ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, यहाँ पर नॉट पूछ रहा था। तो आंसर है मेरा डी। CAG को अपॉइंट किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा और इनको रिमूव किया जाता है बाय द पार्लियामेंट लाइक द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑन विच ग्राउंड? ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। देखिए यही ग्राउंड था हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, यही ग्राउंड था हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स के। दोस्तों अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। आप ये बताइए कि CAG इसको रिमूव करता है हमारा पार्लियामेंट। अब अगर CAG को अपने पद पर नहीं बने रहना तो वो क्या करेगा? वो अपना त्यागपत्र देगा। आपको ये बताना है कि ये अपना त्यागपत्र किसे देता है, ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये अपना रेजिग्नेशन किसे देता है, किसे सौंपता है? Which one of the following statements correctly describe the fourth schedule of the Constitution? It lists the distribution of powers between union and a state. करता है क्या? नहीं, ये नहीं करता। ये 7th शेड्यूल द्वारा किया जाता है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये जो यूनियन लिस्ट होती है इसको हम लोग कहते हैं लिस्ट 1 और जो स्टेट लिस्ट होती है ये होती है लिस्ट 2 और जो कंकरेंट लिस्ट है ये है लिस्ट 3। इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। करता है क्या? नहीं, ये नहीं करता। इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या हो गया? रिपीट। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ए भी नहीं है। आंसर है डी। इट एलोकेट्स द सीट इन द काउंसिल ऑफ अ स्टेट। हर राज्य से कितने लोग चुन करके हमारे राज्यसभा में जाएंगे, ये हमारा 4th शेड्यूल बताता है। आंसर है डी। देखिए हर राज्य से कितने लोग जाएंगे, आंध्रा से जाएंगे 18, आसाम से जाएंगे 7, बिहार से जाएंगे 16। इस तरह से हर राज्य का, देखिए ये हमारा 4th शेड्यूल, ये हर राज्य से कितने लोग चुन कर जाएंगे ये सब बताता है। ये जो है संविधान का ये 4th शेड्यूल है जो इसका तेलंगाना बनने से पहले का है, इसलिए यहाँ पर तेलंगाना का नाम नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं। पहली लिस्ट में लिखा हुआ है हमारे अमेंडमेंट्स और दूसरे में है उन अमेंडमेंट द्वारा क्या हासिल किया गया। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल 69th अमेंडमेंट। 69th अमेंडमेंट यहाँ है 75th। अगला है 80th अमेंडमेंट, 80वां अमेंडमेंट और 83rd अमेंडमेंट। अगर आपको ये अमेंडमेंट याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इसको याद कर सकते हैं। 69th अमेंडमेंट के द्वारा नई दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो पहला मैच करके किससे? पहला मैच कर गया 5 से। देखिए यहाँ पर ये है 69th अमेंडमेंट जो कि 1991 में आया था। दिस अमेंडमेंट अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय डिजिग्नेटिंग एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इसके अंतर्गत वहाँ पर 70 मेंबर का एक लेजिस्लेटिव, वहाँ पर एक असेंबली बनाया गया और वहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो उनकी संख्या 7 होगी। ये किया गया 79th अमेंडमेंट के द्वारा। फिर आया 75th अमेंडमेंट 1994 में। इसके द्वारा जो रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी स्थापना की गई। तो ये जो बी मैच कर गया 1 से। देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट लेवल रेंट ट्राइब्यूनल। अगर मैंने ए मैच कर दिया 5 से, बी मैच कर दिया 1 से, तो क्या बचा? ए मैच कर दिया 5 से, बीच का मैच कर दिया 1 से, यहाँ है और यहाँ है। मैंने बी और
डी काट दिया। अब देखते हैं आगे 80वां अमेंडमेंट, ये क्या करता है? 80th अमेंडमेंट जो है उसने अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट ये दिया। तो क्या है ये मैच कर गया यहाँ पर एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन। जी हाँ, इसको दिया गया था। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन विच हैज रिकमेंडेड द टोटल ऑफ इनकम। इनका ये कहना था कि 29% जो रेवेन्यू आएगा उसको आप स्टेट को दे दीजिए। तो ये मैच कर गया हमारे 4 से, 80 मैच कर गया, सी मैच कर गया 4 से। तो मेरा सी मैच कर गया 4, यहाँ तो 3 है तो कट गया, मैंने सी कर दिया तो मेरा आंसर आ गया ए। तो दोस्तों ये था हमारे 4 अमेंडमेंट। आपको अब ये बताना है कि हमारा जो 14th फाइनेंस कमीशन है इसने कितना परसेंट जो फंड है वो स्टेट को डिवोल्व करने के लिए कहा है, मतलब कि सेंटर से कितना परसेंट जाएगा स्टेट की ओर। ये क्वेश्चन आ सकता है और इसी पे हमारा जो 14th फाइनेंस कमीशन है इसी पे क्वेश्चन लास्ट ईयर 2016 प्रीलिम्स में आया था। अगला सवाल देखते हैं। इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन टू बी क्रिएटेड, अगर कोई नया स्टेट क्रिएट करना है तो हमें किस शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा बताइए? देखिए हमारे संविधान का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरी के नाम लिखे हुए हैं और उनमें कौन कौन सी टेरिटरी है सब बताया गया है। तो अगर हमें कोई नया स्टेट क्रिएट करना होगा तो मुझे अपना फर्स्ट शेड्यूल इसको हमें अमेंड करना होगा। आंसर है ए। देखिए ये हमारे संविधान का फर्स्ट शेड्यूल है। यहाँ पर हर स्टेट की कौन कौन सी टेरिटरी है यहाँ पर बताया गया है। ये स्टेट का नाम यहाँ है टेरिटरी, असम की ये टेरिटरी है, बिहार की ये टेरिटरी है, ये सब ऐसे बताया गया है। कई सारे पेजेस थे इसमें, सारे राज्यों में जो इनके टेरिटरी है ये सब यहाँ पर बताया गया है। देखिए और यहाँ पर जो हमारे जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके बारे में भी लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, दमन दीव, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, सबके बारे में दिया गया है। ये क्वेश्चन भी मैचिंग है। यहाँ पर आपको लिस्ट 1 दी गई जिसमें आपको संविधान के आर्टिकल दिए गए हैं और इसमें है लिस्ट 2। बताना है आपको कि आर्टिकल 54, आर्टिकल 75, 155 और 164 में क्या लिखा गया है। तो देखिए अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा अपना संविधान तो आपको याद रहेगा। ये सब याद रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा करा रहा हूँ। देखिए हमारा जो आर्टिकल 54 है ये बताया गया है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा इसमें कौन कौन होंगे? इसमें हमारे पार्लियामेंट के जो सभाएं हैं, जो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके इलेक्टेड मेंबर होंगे। भाई याद रखिए यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, कौन कौन से? स्टेट के और हमारे जो यूटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली और पौंडीचेरी जहाँ पर असेंबली है उनके इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये इनके द्वारा हमारा जो राष्ट्रपति है उनका चयन किया जाएगा। तो मैंने मैच किया 54 मैच कर गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से, ए मैच कर गया 1 से, तो मैंने सी काट दिया और डी काट दिया। मुझे बचा ए और बी के अंतर्गत चुनना है। अब 75 देखिए 75 के अंतर्गत ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दोनों हमारे प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं दोनों हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे, मगर जो मंत्री होंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर अपॉइंट किए जाएंगे। तो 75 मैच कर गया किससे? 75 मैच कर गया अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम इससे। बी मैच कर गया 2 से, यहाँ भी है, होना ही था। मुझे चेक करना है कि सी और डी में, तो चलिए सी और डी में चेक करते हैं। आर्टिकल 55 ये क्या कहता है? ये कहता है गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और 56वां ये कहता है कि गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए अब आते हैं आर्टिकल 155 पे। ये क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब सी मैच कर गया 3 से, तो मैंने जैसे ही 3 मैच किया तो मैंने C4 काट दिया, मुझे आंसर आ गया ए। तो अब जो बच गया आर्टिकल 164, ये क्या होता है? दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ अ स्टेट। डी मैच कर गया 4 से, मेरा आंसर है ए। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों में से ABCD, इनमें चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला देखिए, प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। था क्या? पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह नहीं था। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, वो हमारे सरकार के प्रति जवाबदेह थी। एक काट दिया मैंने। प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन आइदर ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। देखिए
अगर दोनों हाउस सेशन में ना हो तो कर सकता है हमारा ऑर्डिनेंस पास। अगर दोनों में से केवल एक ही हाउस अगर सेशन में हो तब भी कर सकता है। मतलब कि अगर दोनों सेशन में हो तब नहीं कर सकता, दोनों सेशन में नहीं हो तब कर सकते हैं, या एक सेशन में नहीं हो तब कर सकते हैं। तो मैंने सी सही कर दिया, बी सही कर दिया मैंने। अगला देख लेते हैं। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज जज सुप्रीम कोर्ट इज 40 ईयर्स। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, मैंने सी काट दिया। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है, डी काट दिया मैंने। तो मेरा जो बी स्टेटमेंट था केवल यही सही मिला मुझे। एनडीसी के अंतर्गत हमारे जो पीएम होते हैं वो हेड होते हैं, और कौन कौन होता है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और स्टेट्स के जो सीएम होते हैं वो सारे होते हैं। जो यूनियन टेरेटरी हैं उनके सीएम्स और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। इनके अलावा जो हमारे प्लानिंग कमीशन है उसके जो मेंबर हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, केवल एफएम और केवल सीएम नहीं होते। मेरा बी सही है। यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। कब इशू कर सकते हैं? ओनली व्हेन बोथ हाउसेज आर नॉट इन सेशन और ओनली वन हाउस इज इन सेशन। मतलब कि अगर दोनों हाउस सेशन में हैं तब वो इशू नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस। तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत कर सकता है हमारे राष्ट्रपति, और आर्टिकल 213 के अंतर्गत इशू कर सकता है हमारे गवर्नर। दोनों को, हमारे राष्ट्रपति और हमारे गवर्नर दोनों को ऑर्डिनेंस इशू करने के पावर दिए गए हैं। Which one of the following amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by Council of Minister? देखिए, आर्टिकल 74 के द्वारा कहा गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा विच विल बी हेडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। ये है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके अंतर्गत होता है पीएम और बाकी मिनिस्टर। जो पीएम होगा इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो हमारे राष्ट्रपति को एडवाइस देंगे, और हमारे जो राष्ट्रपति हैं हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। हमारा राष्ट्रपति इसी एडवाइस के अनुसार काम करेंगे। प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। यह है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यह है हमारा प्रेसिडेंट। तो मिनिस्टर ने इनको दिया एक एडवाइस, प्रेसिडेंट को एडवाइस पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा कि आप इसको फिर से रिकंसिडर कीजिए, इन्होंने इसको लौटा दिया। अब इसको रिसीव करने के बाद अगर हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम एडवाइस को दोबारा भेजता है तो हमारे राष्ट्रपति उसको दोबारा लौटा नहीं पाएंगे, उनको ये एडवाइस माननी ही पड़ेगी। वो केवल एक ही बार लौटा सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए। तो प्रेसिडेंट को ये पावर किसके द्वारा दी गई थी? प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई थी हमारे 44th अमेंडमेंट के द्वारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 44th अमेंडमेंट ने जो 1978 में आया था, उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन वंस, बट इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंड द सेम एडवाइस अगेन टू द प्रेसिडेंट देन प्रेसिडेंट मस्ट एक्सेप्ट इट। तो मेरा आंसर क्या था? मेरा आंसर था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगला सवाल देखते हैं। टर्म ऑफ द लोकसभा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सही है क्या? गलत है। कैन बी एक्सटेंडेड बाई 6 months एट अ टाइम। सही है क्या? गलत है। बाई 1 year एट अ टाइम। जी हाँ, ये सही है। हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर हमारा पार्लियामेंट चाहे तो एक लॉ पास करके लोकसभा की जो लाइफ है वो 1 साल करके बढ़ा सकती है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। अभी बढ़ाया 1 साल, फिर 1 साल फिर बढ़ाएगा, फिर 1 साल से फिर बढ़ाएगा, 2-2 साल करके नहीं बढ़ाएगा। मेरा आंसर डी कट गया, मेरा आंसर आ गया सी। अगर हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लागू की गई है तो लोकसभा की लाइफ बढ़ाई जा सकती है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द विच एरिया। इसके तहत क्या किया गया था कि एक स्पेशल प्रोविजन सेट किया गया था फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज और द एससीज एंड एसटीज इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। उन इंस्टीट्यूशन को सरकार से सहायता मिलती हो या ना मिलती हो, उन पर ये लागू होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ, इसको हम लोग काटना शुरू करते हैं। लोकेशन फॉर मोर नंबर परमानेंट सीट, ये नहीं है।
रिजर्वेशन ऑफ 30% पोस्ट फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट मूवमेंट्स, नहीं ये भी नहीं है। कंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड था ये अमेंडमेंट, इसलिए मेरा आंसर है बी। अगला सवाल, इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या टूल्स हैं जिसके सहायता से वो इस पर कंट्रोल करता है। थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, थ्रू कंसल्टेटिव कमिटीज इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, बाय मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटर सेंड पीरियडिक रिपोर्ट, बाय कंपेलिंग द एग्जीक्यूटिव टू इशू रिट्स, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पार्लियामेंट्री कमेटी की सहायता से लगाम रखता है हमारे एग्जीक्यूटिव पे हमारा पार्लियामेंट, आंसर है ए। देखिए लक्ष्मीकांत की एक और किताब आती है गवर्नेंस इन इंडिया, ये किताब आप पढ़ सकते हैं, गवर्नेंस इन इंडिया, ये मेनली प्रीलिम्स और मेंस के लिए है, ये ऑप्शनल के लिए नहीं है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू एग्जीक्यूटिव इन फॉलोइंग वेज, किसके द्वारा, ओवर द पॉलिसीज एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू क्वेश्चंस, डिस्कशंस, मोशन एंड रेजोल्यूशंस। हमारे सरकार से वो सवाल पूछती है, उसकी पॉलिसी पर डिस्कशन करती है, वो मोशन पास करती है और रेजोल्यूशन पास करती है। एग्जीक्यूटिव पे फाइनेंशियल कंट्रोल रखती है, कैसे, बजट से और ऑडिट करवा करके। इसके अलावा वो कमिटीज़ के थ्रू भी इस पर कंट्रोल रखती है, जो कि मेरा आंसर था पहला, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज़, आंसर है ए। In which of the following areas does a state government do not have control over its local bodies? Citizen grievances, financial matters, legislation, personal matter। यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना होगा। लोकल बॉडी के फाइनेंशियल मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वो लॉ पास कर सकती है, उनको नया नया जो कर है टैक्स लेने का पावर दे सकती है, उनसे पावर ले भी सकती है, तो मैंने बी काट दिया। इस पर है, पूछ रहा था कि कंट्रोल नहीं है, तो इस पर तो कंट्रोल है ना, तो इस पर का मैंने काट दिया। लेजिस्लेशन, इस पर भी कंट्रोल है, इसलिए मैंने यहाँ पर काटा। पर्सनल मैटर पे भी कंट्रोल है, काटा मैंने। लोकल बॉडी के सिटीजन ग्रीवेंसेस पे स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, मेरा आंसर है ए। अगला सवाल, यहाँ पर आपको पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ लाइन्स दी गई हैं, आपको पता करना है कौन सा सही है, विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर नॉट रहेगा तो आपको नॉट करेक्ट पहचानना है। RPA 1951 प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सही है क्या? जी हाँ, RPA 1951 के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, आंसर पहला सही है मेरा पहला सही, तो मैंने सी काटा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज कैरिड आउट बाय इलेक्शन कमीशन, जी हाँ, EC इलेक्शन कमीशन ही पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करता है, मेरा दो भी सही है। मैंने दो सही किया तो मेरा बी काट दिया और ए काट दिया दोस्त, नहीं यहाँ पर तो दो है ही। ए नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच रिकॉग्नाइज इन 4 और मोर स्टेट्स, ये भी सही है, मेरा 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। तो मैंने जैसे सही किया 3, तो मैंने ए काट के मैंने आंसर लगा दिया डी, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। 4 देख लेते हैं। ड्यूरिंग 1999 जनरल इलेक्शन देयर वेयर 6 नेशनल एंड 48 स्टेट लेवल पार्टीज, ये हमारे काम का नहीं है, ये पहले काम का था जो 2001 में जो क्वेश्चन आया था उसमें, अभी ये काम का नहीं है, फिर भी ये सही है। अगला सवाल देखते हैं। द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ DPSPs इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश व्हाट? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आपको यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट का आंसर चुनना है दोस्तों। यहाँ पर सोशल भी सही है और सोशल एंड इकोनॉमिक भी सही है, मगर यहाँ पर जो सोशल एंड इकोनॉमिक वाला जो है वो होलसम आंसर है, ये ज़्यादा सही आंसर है, मैंने लगाया आंसर डी। हमारा जो DPSP है इसका काम होता है, इसका पर्पज़ था हमारे यहाँ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना, और हमारा जो हमारे जो FR है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका काम क्या था, हमारे यहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाना। ये लाइन आपको लक्ष्मीकांत में लिखी हुई मिल जाएगी, आंसर है डी। अगला सवाल, इन केस ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय जनरल कैंडिडेट एंड ST/SC कैटेगरी कैंडिडेट इज व्हाट? तो देखिए, अगर आप लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो आपको देना पड़ेगा कितना, 12,500 रुपये, इतना है आपको अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो। दोस्तों अगर आप असेंबली इलेक्शन लड़ते हैं तो कितना देना पड़ेगा? अगर आप असेंबली इलेक्शन लड़ते हैं और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कितना देना पड़ेगा आपको, 10,000 रुपये। अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो कितना देना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा 5,000 रुपये।
दोस्तों इनमें से मेरा आंसर क्या था, इनमें से मेरा आंसर था 25,000 रुपये और 12,500 रुपये। यहाँ कौन मैच कर रहा है, यहाँ पर कोई मैच नहीं कर रहा दोस्तों। उस समय 2002 में ये लिमिट थी वो अलग थी, ये डिपॉजिट जो देना था वो अलग था। अभी है 25,000 रुपये और 12,500 रुपये। अगर आप सवाल आए तो आप ये लगाइएगा आंसर। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किए इंडियन पॉलिटी के वो क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के 2001 और 2002 में आए थे। हमने आपसे इस वीडियो में कुछ सवाल पूछे थे, कुछ क्वेश्चन थे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन थे टैक्स से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन के जवाब दिए होंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।